So we'll start with the portion where we stopped. In the last class, we were doing question based on angle of repose and questions where the friction force was acting on an inclined plane, right? तो तुम लोग को क्लैरिटी है उसमें, और आगे तो ये नहीं करना. मैंने बोला था क्वेश्चन तुम लोग को भेजूंगा, तुम लोग अटेम्प्ट करना. तो वो क्वेश्चन मैंने आज भेज दिया है, मतलब जो मैंने नोट्स आज शेयर किया है उसमें पीछे क्वेश्चंस है. जो क्वेश्चंस बच गए थे 3-4 उसको अटेम्प्ट कर लेना तुम. ठीक है, और कोई डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना. ठीक है बच्चों, आज हम लोग सर्कुलर मोशन और फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन सर्कुलर मोशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में. सो सबसे पहले फिर से थोड़ा सा डायनेमिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग देखेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ये सब हम लोग ने जब मोशन इन अ प्लेन पढ़ा था तो वहां पे भी थोड़ा सा हम लोगों ने किया था. उसी को आगे बढ़ाते हुए, a uniform circular motion is the motion of an object traveling at a constant uniform speed along the circular path. ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है वो क्या है? इट इज अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग एट a constant uniform speed along the circular path, राइट? कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट पे स्पीड सेम है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से मूव कर. डायरेक्शन चेंज करता रहेगा, वेलोसिटी चेंज करेगा, बट स्पीड कांस्टेंट होगा. यहाँ पे ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन है, इधर ये डायरेक्शन, इधर ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, बट स्पीड यूनिफॉर्म है, क्योंकि स्पीड हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट होता है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स is the force required to move a body uniformly in a circle. This force acts along the radius and towards the center of the circle. अब ये देखो, सर्कुलर मोशन में जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे, यहाँ पे जा रहा था तो इधर जा रहा था, अगले मोमेंट ऑफ टाइम में ये इधर मूव कर गया. मतलब ये अंदर के तरफ एक फोर्स इसको हर मोमेंट पे पुल कर रहा है. ये जो अंदर की ओर सेंटर की तरफ जो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पुल करता है, जिससे वो अपना डायरेक्शन हर मोमेंट पे चेंज कर रहा होता है, इज बेसिकली नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स. सो द फोर्स व्हिच makes the object move in a circle, in a circular path, is known as centripetal force. Now, according to Newton's first law of motion, a body cannot change its direction of motion by itself. An external force is required to for this purpose. तो जैसे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है. अगर मतलब जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन यही होता है ना, कि भाई एक ऑब्जेक्ट अपने आप अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो. ठीक है, सो ऑन अकाउंट ऑफ ए कंटिन्यूअस चेंज इन द direction of motion of the body, there is a change in velocity of the body, and hence it undergoes an acceleration, right? इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं. तो वो फोर्स जिसके वजह से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, that force will lead to an acceleration, that force will cause an acceleration, that acceleration is basically towards the center of the circle and is known as centripetal acceleration and radial acceleration. The value of the centripetal acceleration, as we have done earlier, is equal to v square by r, and that is also equal to omega square r. Okay, v is equal to omega r होता है, where omega is the angular velocity, v is the linear velocity, r is the radius. तो यहाँ पे v square by r है, वहां पे तुम रिप्लेस कर लो v square by r को, v को omega r से रिप्लेस करेंगे तो omega r का होल स्क्वायर by r हो गया. So this is omega square r square upon r, ये कैंसिल करोगे, so this is equal to omega square r, right? So where v is the linear velocity, omega is the angular velocity of the body, and r is the radius of the circular path, n is the frequency of revolution, right? So v हमारा linear velocity हो गया, ये angular velocity हो गया, r radius हो गया, और n frequency of revolution हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये r into 2 pi n का होल स्क्वायर, सो ये n जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है उस टर्म्स में. ठीक है,
बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन मतलब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये उसको बताता है। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को? यस सर। अब फोर्स हमें पता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, राइट? तो फोर्स अगर मास इनटू एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r है, तो m इंटू v स्क्वायर बाय r विल गिव यू फोर्स, सो दैट इज mv स्क्वायर बाय r। v के जगह ओमेगा r पुट कर लेंगे तो ये m ओमेगा स्क्वायर r हो गया, विच इज इक्वल टू वो जो 2 पाई n का जो होल स्क्वायर था, तो वो हमें दे देगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर इंटू r इंटू m। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये मास। नाउ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दो थ्योरी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक थ्योरी ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है बेसिकली। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो उस केस में ये बोलते हैं कि बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर लग रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पे बाहर की तरफ लगे। बट ये जो है कॉन्सेप्ट को हम लोग स्यूडो फोर्स से भी करते हैं। वहां पे कुछ एक थ्योरी, दूसरा थ्योरी कहता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिएक्शन फोर्स नहीं है, तो उस केस में हम लोग इसको स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक सर्कुलर डिस्क है। ये सर्कुलर डिस्क रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, राइट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर कोई डिस्क के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस डिस्क के ऊपर जो ये ब्लॉक है, बिकॉज डिस्क खुद रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है डिस्क, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्क एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना। एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है डिस्क का, हर मूवमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो बिकॉज डिस्क रोटेट हो रहा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो इस ऑब्जेक्ट पे और डिस्क पे जो एक्सेलरेशन है अंदर के तरफ है, तो ये जो ब्लॉक है उस पे एक्सेलरेशन किधर होगा? बाहर के तरफ होगा, जो कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स को काउंटर कर रहा होगा, राइट। सो बेसिकली ये जो स्यूडो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, इस ब्लॉक मास m पे स्यूडो फोर्स जो लगेगा दैट इज m इंटू ए क्या है? v स्क्वायर बाय r के बराबर है एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसको हम लोग mv स्क्वायर बाय r के बराबर लिख सकते हैं। तो ये तब एक्ट करेगा जब जिस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है वो सरफेस खुद रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो जो ऑब्जेक्ट को आपने उस सरफेस पे रखा है उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है बाहर की ओर, है ना। जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की ओर है तो उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में आउटर साइड, मतलब रेडियली आउटवर्ड्स डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? क्लियर है बच्चों? Yes. So natural tendency of a body is to move uniformly along a straight line. So when we apply centripetal force on the body, it is forced to move along a circle. While moving actually along the circle, the body has constant tendency to regain its natural straight line path. This tendency gives rise to a force called centrifugal force. Okay. So centrifugal force के लिए basically क्या हम लोग करते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट है, इसको आप, लेट्स से एक पत्थर है, इस पत्थर को आपने एक स्ट्रिंग से बांध लिया और इसको रोटेट कर रहे हैं। इसको जब आप रोटेट करेंगे सर्कुलर पाथ पे, राइट, तो इस तरह से ये रोटेट होगा सर्कुलर पाथ पे, राइट। तो अब जो थ्रेड है, थ्रेड के ऊपर आप देखोगे कि जब इसको रोटेट कर रहे हो तो थ्रेड एकदम टाइट रहता है। क्यों टाइट रहता है? क्योंकि ये जो स्टोन है, ये स्टोन थ्रेड को बाहर की तरफ पुश कर रहा है। तो ये जो बाहर की तरफ पुल कर रहा है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड लग रहा है।
तो ये जो टेंशन है स्ट्रिंग पे वो किसके वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन इट टुवर्ड्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So centrifugal force is a force that arises when a body is moving actually along a circular path by virtue of tendency of the body to regain its natural straight line path. Okay, so basically हमारा जो centrifugal force है that is acting along the circular path. That means if an object is moving like this, ये इसको अगर यहाँ पे snap हो जाता अभी ये thread, ये चला जाता, स्टोन स्ट्रेट अवे इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, राइट? तो बेसिकली ये जो अपना रीगेन करना चाह रहा है नेचुरल जो पाथ है उसके लिए जो फोर्स आउटवर्ड लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सो फोर्स जिसके वजह से स्टोन थ्रेड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया. थ्रेड जो स्टोन को अंदर की तरफ पुल कर रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो. सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी रिगार्डेड एज रिएक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो हमेशा ये एक्शन रिएक्शन नहीं माना जाता है ना. यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज कि वो एक्शन और रिएक्शन फोर्स हो. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द. कहीं जाए हो तुम? प्लीज अपना ये म्यूट करके रखिए स्पीकर्स माइक को. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट अलोंग द रेडियस एंड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हमने दिखाया. नोट दैट सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बीइंग द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडीज, राइट? तो देखो एक्शन फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स स्टोन के ऊपर लग रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थ्रेड के ऊपर लग रहा है जिससे हम लोग बांध के इसको घुमा रहे हैं. ठीक है, या ऐसे कर लो कि स्टोन के ऊपर ये लग रहा है और हमारे हैंड के ऊपर जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो गया, और स्टोन के ऊपर जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया. इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चों? Yes. हाँ सर. दो साल का पढ़ा हुआ ही आईआईटी में काम आता है, पीछे का पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आता है ना. तो अब 10th तक जो पढ़ा वो एकदम नलिफाई हो गया, अब इसके आगे जो पढ़ोगे वही काउंट होगा. अल्टरनेटिव आर्ग्यूमेंट क्या कहता है ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कि समटाइम्स वी डू नॉट ट्रीट सेंट्रीपिटल फोर्स एज द फोर्स ऑफ रिएक्शन, है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना. तो इसको कर लेना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. वी से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको भी चेंज कर लेना. सो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इज अ फिक्सियस और स्यूडो फोर्स. ओके, सो इसको हम लोग स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, व्हिच कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन वी डील विद नॉन इनर्शियल फ्रेम और एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. For example, suppose a body of mass m is at a distance r from the center of a table rotating with uniform angular velocity omega. वही जो हम बात कर रहे थे कि एक टेबल है जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है और एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हुआ है, बॉडी ऑफ मास m. इसका एक्सेलरेशन ओमेगा है और इस ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m. Now let a person, that is the observer, be standing on the same table. तो ऑब्जर्वर भी यहीं पे टेबल के ऊपर है, तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है. ठीक है, सो वेट mg ऑफ द बॉडी इज बैलेंसिंग द नॉर्मल रिएक्शन r. मान लो mg नीचे की तरफ लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन r बाहर ऊपर की तरफ लग रहा है. सो फॉर द ऑब्जर्वर द बॉडी इज एट रेस्ट एज बोथ द बॉडी एंड ऑब्जर्वर आर पार्ट ऑफ द रोटेटिंग टेबल. Hence the force acting on the body is zero. Now the force of friction F between the body and the surface of the table act towards the center.
To balance this force, the observer assumes a pseudo force equal to mv square by r acting on the body in radially outward direction. This pseudo force is the centrifugal force. ठीक है? अब हम लोग आते हैं राउंडिंग अ लेवल कर्व्ड रोड. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना और अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे फिर आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह. तो जो लेवल कर्व्ड रोड है हमारा, है ना, सो इस रोड पे अब देखो ये हमारा रोड है और ये कार है, राइट. अब कार के ये जो टायर्स हैं, है ना, अब लेट से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, राइट. तो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा, ठीक है. तो बिकॉज सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगना होगा जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं. जो फोर्स है एक रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है और जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड है. कहाँ से ये सेंट्रिपिटल फोर्स आएगा? दैट विल कम फ्रॉम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. तो अगर हमारा टायर अच्छा नहीं है, मतलब बाल्ड हो गया है, मतलब घिस गया है, राइट, तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा. उस केस में द फोर्स which necessary centripetal force which is being provided by the friction may not be provided. So in that case the car skids and there may be an accident. तो basically आपको जिस स्पीड से मूव करना है इसके अबाउट, स्पीड को थोड़ा कम करके रखना पड़ेगा. लोग बोलते हैं ना कि जब स्टीप टर्न्स आता है तो प्लीज अपना स्पीड कम करके रखें, है ना, ड्राइव स्लो ऐसे करके लिखा होता है ना. पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं तो ड्राइव स्लो करके लिखा रहता है. सो वो इसलिए लिखा रहता है कि स्पीड कम होगा तो फिर जो नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर बाय आर होता है. तो mv स्क्वायर बाय आर किस पे डिपेंडेंट है? देखो रेडियस तो कांस्टेंट ही है रोड का, मास भी कांस्टेंट है जो इस कार का है. चेंज क्या कर रहा है? v चेंज कर रहा है. तो v को कम रखोगे तो सेंट्रिपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो भी कम होगा, और सेंट्रिपिटल फोर्स कम होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स हमें चाहिए उसको आराम से घूम जाने के लिए वो भी कम ही चाहिए, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं चाहिए. तो उस केस में अगर हमारा जो टायर्स है उतना ज्यादा ट्रेड उसका इतना अच्छा नहीं है तो भी आराम से गाड़ी घूम जाएगी. बट यही है कि एक बार अगर मान लीजिए कि इसका टायर इतना फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में ये क्या होगा? स्किड करके बाहर की तरफ चला जाएगा, राइट. रेडियली मतलब टेंजेंशियली बाहर की तरफ निकल जाएगा, राइट. सो ये जो है, so when a vehicle goes round a curved road it requires some centripetal force. While rounding the curve, the wheel of the vehicle have a tendency to leave the curved path and regain the straight line path. Force of friction between the wheel and the road opposes this tendency of the wheel. This force of friction actually acts towards the center of the circular track and provides the necessary centripetal force. Three forces are acting on the car. One is the weight of the car mg acting vertically downward. Second is the normal reaction R of the road on the car acting vertically upward. Frictional force F along the surface of the road towards the center of the turn as explained already. तो ये तीन फोर्स लग रहा है. अगर वर्टिकली हम लोग फोर्स को देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है, मतलब R माइनस mg 0 के बराबर हो जाएगा. तो R किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो गया. So the centripetal force required for circular motion is along the surface of road towards the center of the turn. As explained above, it is the force of friction that provides the necessary centripetal force. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स. अब ये F क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होना चाहिए ना, तभी तो ये सेंट्रिपिटल फोर्स मिनिमम उतना प्रोवाइड कर पाएगा. अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा. फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है? म्यू इंटू आर के बराबर. म्यू इंटू आर बोले तो म्यू इंटू mg, क्योंकि r mg के बराबर है, इसको हम लोग म्यू mg कर लेते हैं. तो म्यू mg इज mv स्क्वायर बाय r
m कट गया, राइट, तो ये जो हमारा v है, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर हो गया, तो v इज इक्वल टू रूट अंडर म्यू जी आर। तो मैक्सिमम स्पीड जो है v मैक्सिमम शुड बी, so f should be greater and equal to this, so ये greater and equal to or v is v square is less than equal to mu g r, or v is less than equal to root under mu g r। क्लियर है बच्चों? तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी से ही मूव कर सकता है, इससे ज्यादा वेलोसिटी होगा तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी skidding which will happen and there will be an accident. So maximum velocity through by which this car can move along a curved path is equal to root under mu g r। किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, म्यू पे डिपेंड कर रहा है। तो म्यू बेसिकली आपको, म्यू अगर ज्यादा होगा तो आपका मैक्सिमम स्पीड भी ज्यादा होगा, तो म्यू ज्यादा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जो टायर्स हैं उसको समय समय पे चेंज करना होगा, और ट्रेड, जिससे उसका ट्रेड काफी अच्छा रहे और ज्यादा अच्छा फ्रिक्शन मिल पाए, है ना। दूसरा आर पे डिपेंडेंट है, जैसे ही आर बढ़ाओगे मतलब टर्न कम स्टीप होगा टर्न बेसिकली, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम स्पीड है वो जो है वो दैट रिक्वायर्ड इज आल्सो लेस, ठीक है। So now let's move to the next one. So where mu s is the coefficient of static friction between the tire and the road, therefore from equation 17 we know that mv square by r is less than equal to mu mg। ये हम लोग कर रहे थे, जो अभी फ्रिक्शनल फोर्स जो है इससे बड़ा होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। So v is less than equal to mu gr or maximum speed is mu gr. Hence the maximum velocity with which a vehicle can go round a level curve without skidding is root under mu gr। फॉर्मूला की तरह याद भी कर सकते हैं या वहां पे 2 मिनट में निकाल भी सकते हैं। The value of v depends on radius r of the curve and on coefficient of friction mu between the tires and the road. So v is independent of mass of the car. So when the road is unbanked and friction is small, the vehicle has to round the curve at a much lower speed to avoid overturning, ठीक है। तो इतना भी स्पीड नहीं रख सकते हैं क्योंकि उस केस में ओवरटर्न होने का भी खतरा है। ओवरटर्न का खतरा कैसे है कि लेट अस सपोज हमारे पास एक कार है, उस कार का सेंटर ऑफ मास का जो हाइट है ना दैट इज इक्वल टू h। अब ये जो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है वो mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। नाउ इस पॉइंट के अबाउट, इस व्हील के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स लिखे, मतलब टॉर्क लिखे, तो टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mv स्क्वायर इनटू h हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि इसको किधर रोटेट कर रहा होगा, इधर घुमा रहा होगा, राइट, इस डायरेक्शन में इसको घुमा रहा होगा, और ये वाला जो है इसको इस पॉइंट के अबाउट इधर रोटेट कर रहा होगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट तो mv स्क्वायर बाय r इंटू h है, और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज mg इंटू x। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करेंगे तो m और m कैंसिल हो गया, ठीक है। तो x v स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू x इंटू r अपॉन h, तो रूट अंडर g r x अपॉन h। So this is the safe speed for rounding a level curved road, है ना। तो जहां पे कि आप हाइट ऑफ द व्हीकल को कंसिडर करोगे तो ये सेफ स्पीड हो। Now let's see this example. A bend in a level road has a radius of 100 meter. So जो level road है उसका जो bend है उसका radius r is equal to 100 meter. Find the maximum speed which a car turning with this bend may have without skidding if coefficient of friction between the tire and the road is 0.8.
mu is equal to 0.8. So maximum speed, so V maximum is equal to रूट अंडर म्यू जी आर. तो ये अगर वैल्यू निकालोगे तो रूट अंडर म्यू का वैल्यू 0.8 है, जी का वैल्यू 10 है, आर का वैल्यू 100 है. ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 800. राइट, अब रूट अंडर 800 अगर हम लोग करेंगे 28.28 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यस सर. ये सारे डेरिवेशंस आते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान से ही समझना. नाउ बैंकिंग ऑफ रोड. बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है कि बेसिकली हम लोग यही बात कर रहे थे, फ्रिक्शन पे तो हम लोग रिलाई नहीं कर सकते ना. कभी मान लो बारिश हो गया, तो बारिश हो गई तो पहाड़ों पे बारिश तो रेगुलरली होती ही रहती है, तो रोड जो है, रोड पे पूरे पानी आ जाएगा और उससे जो कार का टायर्स है और जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन और रिड्यूस हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर. तो फ्रिक्शन और रिड्यूस हो जाएगा तो ये जो गाड़ी की स्किड करने की चांसेस और इंक्रीज हो जाएंगे. तो बस फ्रिक्शन पे हम लोग नहीं रिलाई कर सकते कि हमने एक रोड डिजाइन किया, वहां पे एज्यूम किया कि यहाँ पे फ्रिक्शन इतना होगा और उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, राइट, कि इतना फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए, बट इतना स्पीड होना चाहिए. बट बाद में क्या होता है कि बारिश हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो स्पीड भी अब लेस हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड, बट वो ऑन द फ्लाई तो आप कैलकुलेट कर नहीं पाओगे. सो इसीलिए यू कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शन ओनली. सो फ्रिक्शन इज नॉट अ रिलायबल सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स टू द vehicle. A safer course of action would be to raise the outer edge of the curved road above the inner edge. This phenomena is called banking of road. ठीक है? So phenomena of raising the outer edge of the road. तुम लोगों ने देखा होगा पहाड़ों पे ना, बाहर वाला जो रोड का जो एरिया होता है वो ऐसे थोड़ा बेंट रहता है, मतलब बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है, अंदर की तरफ ऐसे कम रहता है, राइट. तो ये जो आउटर एज को रेज कर रहे हैं हम, इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को बैंकिंग ऑफ रोड कहा जाता है. सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड. Now in the given figure, OX is a horizontal line, OA is the line of bank level of the banked curve. तो ये लेवल है banked curve का OA. OX is the horizontal line. XOA is equal to theta. ये एंगल XOA जो है, दिस इज एंगल थीटा, जिसको एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं. दिस इज द एंगल विच द रोड बेड मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल से जो रोड का लेवल एक एंगल बना रहा है उसको हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग बोलेंगे. 3 forces आर एक्टिंग ऑन द व्हीकल एज शोन. तो यहाँ पे भी 3 फोर्स ही लगेगा, mg, r और फ्रिक्शन फोर्स. तो R देखो ये परपेंडिकुलर, अब क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर रखता है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, mg इधर लगेगा और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा. अब यहाँ पे देखेंगे कि R को हम लोग क्या करते हैं, पूरा इन सारे फोर्सेस को ना 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, जैसे R को R cos थीटा और R sin थीटा के केस टर्म्स में. सो दीज फोर्सेस आर एक्टिंग. तो ये देखो ये बैंकिंग है, बाहर का सरफेस क्या है, ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से जाता है, तो देखो वहां पे है ना, गाड़ियां स्किड कर रही हैं बाहर की तरफ, राइट. तो स्पीड मेंटेन नहीं है, फ्रिक्शन उसका मेंटेन नहीं. क्लियर है? यस सर. 3 forces are acting on the vehicle as shown in the given figure.
weight mg of the vehicle acting vertically downwards, normal reaction R of the banked road, and the force of friction F between the banked road and the tire. R को resolve कर लिया, R cos theta, R sin theta. F can also be resolved into two rectangular component, F cos theta and F sin theta. तो अब यहाँ पे देखोगे कि जो F है, अब इसको भी दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, बिकॉज ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इसके भी दो कंपोनेंट हो गए, F cos थीटा डिवाइडेड बाय, और ये नीचे जो है F sin थीटा। So F can also be resolved into two rectangular component, F cos theta along the horizontal towards the center of the curved path and F sin theta along vertical upward direction. Now as there is no acceleration along the vertical direction, the net force along the direction must be zero. So that means horizontal direction में तो कुछ movement हो नहीं रहा है, तो net force zero होगा, तो R cos theta mg plus F sin theta के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जो अपवर्ड फोर्स है वो क्या है, R cos थीटा, नीचे जो है जो फ्रिक्शन फोर्स है उसका दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो mg प्लस F sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो mg प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू R cos थीटा, ये यहाँ पे मेंशन है। Now if v is the velocity of the vehicle over the banked circular road, baked नहीं banked कर लेना, so over the banked circular road of radius r, then centripetal force required mv square by r. Now this is provided by a horizontal component of r and f as shown in the figure. तो देखो ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है, दो फोर्सेस की वजह से F का एक कंपोनेंट इधर होगा F cos थीटा, R का एक कंपोनेंट इधर है जिसको हम लोग R sin थीटा कहते हैं। Now we know that these two forces together provides the centripetal force mv square by r. So R sin theta plus F cos theta is equal to mv square upon r. So but F is less than equal to mu s into r, right? जो फ्रिक्शन फोर्स है that is less than equal to mu s upon r. तो अगर F is equal to mu s into r हम लोग पुट कर लेते हैं, तो ये R cos theta in 19 and 20, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि R cos थीटा को लिख सकते हैं mg प्लस mu s into r sin थीटा। तो इसके पहले वाले इक्वेशन में R cos थीटा mg प्लस mu s into r sin थीटा, और सेकेंड वाला जो है वो r sin थीटा प्लस mu s r cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब इनको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो r cos थीटा माइनस mu s into r cos थीटा is equal to mg minus mv square by r minus mu s r sin theta. तो r cos थीटा माइनस mu s, अब इससे हमारा जो इक्वेशन आ रहा है इसको इधर ले जाओ, तो 21st वाले इक्वेशन से ये आ जा रहा है r cos थीटा माइनस mu s r sin थीटा, r कॉमन ले लिया इज इक्वल टू mg। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू mg बाय cos थीटा माइनस mu s sin थीटा। नाउ सेकेंड वाला जो इक्वेशन है ये क्या है हमारा कि r sin थीटा इज mu s r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो अब यहाँ पे हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन में r को कॉमन ले लो, अब r इज इक्वल टू mg होता है, तो mg इंटू साइन थीटा प्लस mu s cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस mu s sin थीटा, और ये किसके बराबर हो गया, mv स्क्वायर बाय r के बराबर। तो बेसिकली v स्क्वायर mm कट गया दोनों तरफ, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg sin थीटा प्लस mu s cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस mu s sin थीटा।
Now V square is Rg cos theta into tan theta plus mu s divided by cos theta into 1 minus mu s tan theta. यहाँ पे अगर cos theta को कॉमन ले लो, यहाँ cos theta है नहीं तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो sin theta by cos theta क्या हो गया, tan theta हो गया. क्लियर है? तो cos theta को कॉमन हम लोग ले लेंगे तो यहाँ पे 1 minus mu s tan theta हो गया Rg cos theta into tan theta plus mu s, राइट. यहाँ पे भी cos theta को हमने कॉमन ले लिया था. अब ये देखो cos theta कैंसिल हो गया, Rg into mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s tan theta raised to the power 1 by 2. ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम स्पीड हो गया बैंक्ड रोड. नाउ दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड. ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड पे जाना है तो उसको फ्रिक्शन पे रिलाई करना पड़ेगा. यहाँ पे देखो बिना फ्रिक्शन के ये सब हम लोग बात कर रहे हैं. So comparing equation 24 and with equation 18, we find that maximum speed with which a car can turn on a banked road without skidding is greater than that on a flat road. तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, ये वाला जो पिछला इक्वेशन आया 24th वाला और फ्लैट रोड में जो हम लोग रूट अंडर म्यू जी आर करते थे, है ना, रूट अंडर म्यू जी आर, इससे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं रूट अंडर म्यू जी आर, यहाँ पे प्लस tan थीटा हो रहा है और नीचे डिनोमिनेटर में और 1 से लेस कुछ अमाउंट हो रहा है. तो दैट मीन्स कि जो बैंकिंग करने पे जो मिनिमम स्पीड है वो इंक्रीज कर जाता है. ठीक है, ठीक है बच्चों. So comparing equation 24 with equation 18, we find that maximum speed with which a car can turn on a banked road without skidding is greater than that on a flat road. अब अगर आप μs को जीरो कर ले तो इस इक्वेशन में, ये जो 24th वाला इक्वेशन है, इसमें अगर μs को जीरो कर लो, मान लो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं. अगर फ्रिक्शन जीरो हो गया तो उस केस में v इज इक्वल टू μs जीरो हो गया तो Rg tan थीटा और यहाँ 1 minus μs जीरो रूट अंडर Rg tan थीटा हो जाएगा मैक्सिमम. So if μs is zero, if banked road is perfectly smooth, then also the minimum speed is root v0 is equal to root under Rg tan theta. This is the speed at which banked road can be rounded even when there is no friction. मतलब बारिश हो या फिर हमारा टायर कितना भी खराब हो तो ये मिनिमम स्पीड इतना रहेगा तो भी वो आराम से राउंड कर लेगा. कभी कभी लिखा रहता है ना, डोंट ड्राइव, मतलब मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिमिट लिखा होता है, तो वो इसी मिनिमम को कैलकुलेट करके लिखा होता है. ठीक है, जहाँ पे टर्न होता है वहां पे इसी मिनिमम को, कि मान लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं, तब उस केस में क्या स्पीड होना चाहिए था वो बताया होता है. क्योंकि कभी कभी हम लोग 60 पे भी चला रहे होते तो लगता है अरे तो 40 लिखा था बट हुआ तो कुछ नहीं, क्योंकि वहां पे आप रिलाई कर रहे हो अपने गाड़ी के फ्रिक्शन पे, गाड़ी के टायर के फ्रिक्शन पे. क्लियर है बच्चों? So ये जो स्पीड है रूट अंडर Rg tan थीटा, दिस इज द स्पीड एट विच द बैंक्ड रोड can be rounded even when there is no friction. So driving at this speed on a banked road will cause almost no wear and tear of the tires. ठीक है, so v0 square is equal to Rg tan theta और tan theta is equal to v0 square by Rg. So यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे इसको, v0 square is Rg tan theta is v0 square by Rg. सो जिस मैक्सिमम स्पीड पे मान लो हमको बनाना है कि 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये ट्रैवल करें यहाँ पे रोड पे, तो हम लोग को उसी हिसाब से v0 पुट करेंगे, r और g पुट करेंगे और देखेंगे कि हमको कितना बैंकिंग का एंगल बढ़ाना है. ठीक है,
So if speed of vehicle is less than v0, frictional force will be up the slope. Therefore, vehicle can be parked only if tan theta is less than equal to mu. देखो क्या है कि तुमने बैंकिंग कर दिया. अब बैंकिंग करने का एक ये नुकसान भी है कि जब ये स्पीड इससे कम होगा ना तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अप द स्लोप, मतलब इसका टेंडेंसी नीचे आने का होगा. अगर स्पीड कम होगा तुम्हारा जो मैक्सिमम है उससे, तो इसका टेंडेंसी नीचे आने का होने लगेगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन ऊपर के तरफ लगेगा. तो फ्रिक्शन के फोर्स का दो रेंज होगा, राइट. एक तो जब ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम स्पीड से मूव कर रहा है तो फिर जो tan थीटा जो फ्रिक्शन है दैट इज क्योंकि स्किड बाहर की तरफ कर रहा है तो वो अंदर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन. अब यहाँ के केस में बिकॉज या तो व्हीकल स्टेशनरी या बहुत धीरे से मूव कर रहा है, दोनों केस में इसका टेंडेंसी नीचे आने का होगा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर ऊपर की तरफ लगेगा. Therefore, the vehicle can be parked only if tan theta is less than equal to. अब ये इस पे आते हैं. If h is the height AB of the outer edge of the road above the inner edge and B is equal to OA is the breadth of the road. तो मान लो ये रोड का breadth B हो गया, right? This is the breadth of the road and h is the height of the outer part of the road. तो in that case ये जो OB है this is equal to root under B square minus h square पाइथागोरस थ्योरम से. अब उसके बाद tan थीटा क्या होता है बैंकिंग h by root under B square minus h square. We get that tan theta हम लोगों ने अभी पीछे किया था, tan theta is v square by rg. तो इसका मतलब v square by rg is equal to h by root under b square minus h square. From this equation we can calculate h, usually h very less than v. Therefore h square is negligibly small compared to b square. ठीक है. तो जनरली क्या है, ये जो रोड के चौड़ाई से, रोड के ब्रेथ से ये जो h है इज वेरी लेस. So therefore h square is negligible compared to b square. तो h by b हो जाता है tan theta is equal to v square by rg और h by b. So roads are usually banked for the average speed of the vehicle passing over them. तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 60 किलोमीटर पर आवर से पास कर रहा है या 40 किलोमीटर पर आवर से पास कर रहा है, तो उसमें कितना बैंकिंग करना है वो उसके हिसाब से बैंकिंग किया जाता है. क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ सर. चलो विल स्टॉप हियर. मैं ये शेयर कर लूंगा तुम लोग के साथ, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, है ना. और खूब ये वीडियो वगैरह देखो बैंकिंग पे कि किस तरह से बैंकिंग ऑफ रोड से हम लोग जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. अगली क्लास में हम लोग बेंडिंग ऑफ अ साइक्लिस्ट करेंगे कि जनरली बाइकर्स वगैरह को आप देखोगे